जब एक डिक्टेटर अपने वर्चस्व कायम रखने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही होती है, वो भी निहत्थे आंदोलनकारियों पर, तब ऐसे विजुअल सामने आते हैं। ये दृश्य है कोलकाता के, उस सिटी ऑफ जॉय के, जो आज मातम मना रहा है अपनी एक होनहार बेटी के साथ हैवानियत पर और हुक्मरानों की बेशर्मी पर। ये दृश्य है एक भाजपा द्वारा आयोजित विरोध मार्च का, जो 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। क्योंकि यह मार्च भाजपा द्वारा आयोजित था, तो कोलकाता पुलिस ने इसे रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच झड़पें देखने को मिली एमजी रोड, हेस्टिंग्स रोड, संतरागाछी, हावड़ा मैदान और प्रिंसेप घाट में। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन यूज किए और कहीं कहीं तो हॉकी स्टिक्स भी यूज किए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइजर, जहां हम अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। आज 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है कोलकाता में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुए, पर जनमानस का गुस्सा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा। सड़कों से लेकर प्रिंट, सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया तक वो हर उस जगह पे फट रहा है जहां आम आदमी को लगता है कि उसकी बात सुनी जा सकती है। क्या है कि हमारी अंधी, बहरी और बेशरम सरकारों को आंदोलन की भाषा ही समझ आती है। अगर ये आंदोलन इतना व्यापक और इतना इफेक्टिव नहीं हुआ होता तो पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरे केस को रफा दफा कर देती, अपने चहेतों को बचा के ले जाती और अपनी अकाउंटेबिलिटी से भी साफ बच जाती। ये तेजी से फैलता हुआ और विकराल रूप लेता हुआ आंदोलन लगता है ममता बनर्जी को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक लोग सड़कों पर रहेंगे तब तक वो सवालों के घेरे में रहेंगी। क्या है कि किसी भी डिक्टेटोरियल टेंडेंसी वाले नेता को यह रास नहीं आता कि लोग उससे सवाल पूछे, वो उससे अपने बदहाली का कारण पूछे, वो महिला सुरक्षा के बारे में पूछे, वो बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछे और वो ये पूछे कि वो किसको बचाना चाहती थी बड़ी बेशर्मी से। याद रखिए, ऑटोक्रेट सबसे ज्यादा आपके सवालों से घबराते हैं। स्थिति को हाथ से निकलता देख 3 हफ्ते बाद ही से ममता बनर्जी को उस पीड़िता से माफी मांगने की याद तो आई, और साथ ही वो ये धमकी देना भी नहीं भूली कि अगर बंगाल जलेगा तो पूरा हिंदुस्तान जलेगा। ये एक बौखलाए डिक्टेटर का बयान है, जिसको राष्ट्रपति शासन लागू होने का डर सता रहा है, जिसको सत्ता में से बाहर बैठने का डर सता रहा है, जिसको जनता के गुस्से का डर सता रहा है। पिछले 13 सालों से पश्चिम बंगाल पर एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी सत्ता से दूर कैसे रह सकती है अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो? ये तो मछली को पानी से अलग रखने वाली बात होगी। और उनकी माफी के क्या मायने हैं? वेल, इट्स टू लिटिल एंड टू लेट। 9 अगस्त की उस घटना के बाद से बहुत सारा पानी बह गया है भावड़ा ब्रिज के नीचे से। स्थितियां विकराल होती जा रही हैं ममता बनर्जी के लिए, और इस सारे सिनारियों के लिए ममता बनर्जी खुद जिम्मेदार हैं। चलिए जानते हैं कैसे, और जानते हैं इस केस में हर रोज हो रहे नए नए खुलासों के बारे में, पूर्व में ममता के रेप जैसे सेंसिटिव विषयों पर स्टैंड के बारे में, और वेस्ट बंगाल में नए रेप लॉ के बारे में, और ये भी जानेंगे कि बंगाल की बदहाली में ममता बनर्जी का क्या रोल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश जारी रख सकें। सीबीआई की जांच चल रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन्हीं खुलासों के बेस पर हम इस केस को आज डिकोड करेंगे, जिसके लिए आपको टाइमलाइन समझना जरूरी है। 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिलता है। शाम तक कोलकाता पुलिस सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लेती है और वो अपराध कबूल भी कर लेता है। फिर आता है 10 अगस्त 2024। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हो जाती है कि पीड़िता के साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, जो बाद में फैलने लगते हैं। 11 अगस्त पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा में चूक के आरोपों के चलते आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक का तबादला कर दिया। अगले दिन यानी 12 अगस्त को प्रिंसिपल सुदीप घोष ने विरोध के बावजूद इस्तीफा दिया, लेकिन उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज CNMC के प्रिंसिपल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 13 अगस्त कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच CBI को सौंप दी और पूर्व प्रिंसिपल को छुट्टी पर जाने का आदेश दिया, जबकि ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि अगर पश्चिम बंगाल पुलिस मामले को 7 दिन में हल करने में विफल रही तो वह CBI की जांच का स्वागत करेंगी।
15 अगस्त कोलकाता में बारिश के बीच हजारों महिलाएं न्याय की मांग करते हुए रिक्लेम द नाइट करने के लिए निकली। अज्ञात लोगों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की, जिसके बाद आईएमए ने 17 अगस्त को डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। 17 अगस्त आईएमए ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया। 20 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई और सोशल मीडिया से पीड़िता की पहचान हटाने के आदेश दिए। 21 अगस्त संदीप घोष को सीएनएमसी प्रिंसिपल पद से हटा दिया गया। 22 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को मामले में देरी के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने पोस्टमार्टम और मामले को अननेचुरल डेथ के रूप में दर्ज करने के समय पर भी सवाल उठाए। 23 अगस्त संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सीसीटीवी फुटेज में उसे अपराध के एक दिन पहले पीड़िता के पास देखा गया था। 24 अगस्त संजय रॉय को विशेष अदालत में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पेश किया गया। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर घोष और 4 डॉक्टरों समेत अन्य 6 का भी लाई डिटेक्शन टेस्ट किया गया। 26 अगस्त संजय राय के पॉलीग्राफ टेस्ट में गलत और असंतोषजनक जवाब आए। उसने दावा किया कि उसे फंसाया गया है। 28 अगस्त बीजेपी ने पुलिस ज्यादती के आरोप में पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान 64 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर के रेप और मर्डर पर गहरा सदमा और आक्रोश व्यक्त किया और इस घटना को महिलाओं के खिलाफ अपराध की एक व्यापक श्रृंखला का हिस्सा बताया। जिस देश में एक दिन में 90 से ज्यादा रेप केसेस रजिस्टर्ड हों, जी हाँ, ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस की संख्या है, अनरजिस्टर्ड केसेस तो पता नहीं कितने होंगे। उस देश में एक रेप केस ने क्यों और कैसे इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। क्या है कि हमारे देश में रेप केसेस नॉर्मलाइज हो गए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक किसी अपने के साथ ये घटना ना हो। ये उस संस्कृति की असलियत है जहां पे नारी को देवी रूप में पूजा जाता है। इट्स आयरॉनिक, आई नो। भले ही उस अभागी ट्रेनी डॉक्टर का रेप सामान्य रेप से कहीं ज्यादा नृशंस था, पर हम उसे भी पचा लेते हैं। क्या है कि हमें आदत है। पर हमें गुस्सा आया पश्चिम बंगाल सरकार की बेरुखी और बेशर्मी पे। 9 अगस्त की इस दुखद घटना के बाद से ही इतने रेड फ्लैग देखने को मिले इन्वेस्टिगेशन में कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला को यह तक कहना पड़ गया कि उन्होंने अपने 30 साल के लंबे करियर में इससे ज्यादा बॉस्ड अप केस नहीं देखा। इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने भी जांच पे सवाल उठाए और जांच को सीधा सीबीआई को ट्रांसफर किया। पीड़िता के माता पिता ने भी पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें केस दबाने के लिए पैसे की पेशकश की और उनकी बेटी के शव को बिना उनकी अनुमति लिए जल्दबाजी में जला भी दिया गया। बॉडी को प्रिजर्व किया जा सकता था और ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटी थी। ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। डॉक्टर्स, सामान्य प्रोटेस्टर्स और मीडिया के अलावा गंभीर सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में 12 घंटे की देरी क्यों हुई और इस दौरान अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था। कोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल को तुरंत दूसरे संस्थान में स्थानांतरित करने पर सवाल उठाया, जबकि उनका आचरण जांच के दायरे में था। कोर्ट ने घटना को आत्महत्या बताने की शुरुआती कोशिश पर चिंता जताई और इसमें प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल उठाया। कोर्ट ने अस्पताल में भीड़ द्वारा की गई तोड़फोड़ पर हैरानी जताई और पूछा कि पुलिस ने अपराध स्थल को सुरक्षित क्यों नहीं किया। कोर्ट ने पीड़िता के माता पिता को उनकी बेटी का शव देखने में हुई देरी पर भी चिंता जताई। इस केस में शक का सबसे बड़ा कारण बना इस केस की नृशंसता। ये केस इतना नृशंस था, इतना ग्रूसम था कि लोगों को लगा कि एक अकेला दुबला पतला सा दिखने वाला संजय रॉय अकेले ये सब काम नहीं कर सकता। जी हाँ, बॉडी की पेल्विस बोन तक तोड़ दी गई, जो बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट होता है। और फिर मार्केट में एक खबर आई कि बॉडी से 150 मिलीलीटर सीमेंट प्राप्त हुआ है। इससे इस धारणा को बल मिला कि ये रेप नहीं, गैंग रेप है और कोलकाता पुलिस संजय रॉय को गिरफ्तार कर उस पर सारा ठीकरा फोड़ देगी और इस केस में इन्वॉल्व बड़े नामों को साफ बचा ले जाएगी। हाँ, बड़े नाम जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। टीएमसी जितना मर्जी सफाई देती रहे, पर यह धारणा आज भी है और तब तक रहेगी जब तक सीबीआई पूरा सच बाहर ना निकाल ले। हालांकि सबूतों के अभाव में ये होना मुश्किल लग रहा है। केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का इतिहास मीडिया ने खोज निकाला, जिससे बंगाल सरकार एक्सपोज हो गई। वो था तो एक 12,000 की तनख्वाह पाने वाला सिविक वॉलंटियर, पर उसे पुलिस वेलफेयर में शामिल किया गया।
और अन्य सिविल वॉलंटियरों की तुलना में उसे कई सुविधाएं मिली, जैसे सरकारी आवास, बाइक और पेट्रोल। ये सब किसी बड़े नेता या अधिकारी की सरपरस्ती के बिना संभव नहीं है। उसके हिंसक अतीत और संदिग्ध गतिविधियों ने भी सवाल खड़े किए। इस पूरे प्रकरण में अहम भूमिका रही इस शख्स की। नाम है संदीप घोष, जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बाउंसर्स और पर्सनल सिक्योरिटी के साथ चलने वाला ये शख्स माफिया किंगपिन की तरह ज्यादा बिहेव करता था बजाय एक प्रिंसिपल के। इस पर लगे आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसने इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस को बहुत देरी से इन्फॉर्म किया और इन द मीन टाइम क्राइम सीन से भी छेड़छाड़ करी और सबूत मिटाए। इसने पीड़िता के परिवार के प्रति संवेदनहीनता दिखाई और उन्हें 3 घंटे तक अपनी बेटी का मृत शरीर देखने तक नहीं दिया। इसी के निर्देश पर घर वालों को पहले बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है, दूसरी बार बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। इस पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगते रहे हैं। संदीप घोष पर टेंडर ऑर्डर पर 20% कमीशन लेने और अस्पताल में विभिन्न सेवाओं के लिए पैसे वसूल करने का आरोप है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि स्कूटर की पार्किंग से लेकर हॉस्पिटल में बेड बेचने तक सब में उसका कमीशन फिक्स था। इस पर भाई भतीजावाद के आरोप भी लगे, जिसमें इसने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर अयोग्य विक्रेताओं यानी वेंडर्स को करोड़ों के ठेके दिए। इस पर बिना उचित अनुमति के सरकारी संपत्तियों को किराए पर देने का भी आरोप है। नए खुलासों के मुताबिक इसने अपने गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब परोसी, जानबूझकर छात्रों को फेल किया ताकि उन पर नियंत्रण रखा जाए और उनसे पैसे उगाए जाएं। इसके पूर्व सहयोगियों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि इसने लावारिस लाशों की अवैध बिक्री और बायोमेडिकल कचरे की तस्करी करी। और तो और इसने अपनी पत्नी के प्रसव के तुरंत बाद उस पर शारीरिक हमला किया। आरोपों से साफ लगता है कि इस शख्स की गिरने की कोई लिमिट नहीं थी। आम जनता को आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये शख्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लिए इंडिस्पेंसेबल था या ममता सरकार के लिए। 2023 में गंभीर आरोपों के चलते इसे 2 बार पद से हटाया गया, पर ममता सरकार बेशर्मी के साथ इसे फिर से वापस लेकर आ गई। एक बार 2 महीने के अंतराल में और दूसरी बार तो सिर्फ 2 दिन के बाद। 9 अगस्त के हादसे के बाद भी इसने इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, या यूं कह ले कि बढ़ते प्रेशर से डरकर। पर दीदी ने फिर से मेहरबानी कर दी और इसे 6 घंटे के अंदर अंदर कोलकाता में ही एक दूसरे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। ये तो भला हो कोलकाता हाई कोर्ट का, जिसने डॉक्टर साहब को घर बिठा दिया, और भला हो उस मेडिकल कॉलेज के छात्रों का जिसने संदीप घोष को प्रेमाइसिस में घुसने ही नहीं दिया। फिर ममता बनर्जी द्वारा संदीप घोष को लिखे एक बधाई पत्र गर्दिश करने लगा मीडिया पे, जिससे लोगों को साफ हो गया कि ये प्रिंसिपल कम और टीएमसी का कार्यकर्ता ज्यादा है। फिर क्या था, लोगों ने संदीप घोष के नेतृत्व में चलते तथाकथित रैकेट्स को ममता बनर्जी से जोड़ना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि ममता बनर्जी की सरपरस्ती में ये सारे रैकेट्स चल रहे थे और उन्हें पता था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोगों की धारणा है। आज यानी 4 सितंबर को ये बदनाम डॉक्टर सीबीआई की हिरासत में है। 2 बार इसे पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजारने के बाद सीबीआई ने आखिरकार इसे 2 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। यहां तक कि भारतीय चिकित्सा संघ यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसकी सदस्यता रद्द कर दी है अपने पेशे को बदनाम करने के लिए। शायद आपको सुनकर अच्छा लगे कि जब संदीप घोष को सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था तो उनके खिलाफ खूब नारेबाजी हुई और एक व्यक्ति ने तो उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया। वेस्ट बंगाल पुलिस भी लगातार सवालों के घेरे में रही है। पहली एफआईआर पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद दर्ज की गई, जिससे जांच में देरी हुई। ऐसा शायद पहले ही कभी हुआ होगा क्रिमिनोलॉजी के इतिहास में। पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार भी दबाव डाल के जल्दी किया गया। स्थानीय पुलिस पर सबूतों से छेड़छाड़ और गलत तरीके से केस को हैंडल करने के आरोप भी लगे हैं। पुलिस की निगरानी में अपराध स्थल में अचानक से मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया, जिससे महत्वपूर्ण सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। पुलिस ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सही तरीके से पूछताछ नहीं की। ये दर्शाता है संदीप घोष के दबदबे को। अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस ने पीड़िता के परिवार को पहले ये विश्वास दिलाया कि मौत आत्महत्या थी। अस्पताल में खासकर महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जो इस घटना का एक बड़ा कारण बनी। ये पुलिस का एक बहुत बड़ा फेलियर था। इस मूवमेंट में वाटरशेड मूवमेंट तब आया जब स्वतंत्रता दिवस की रात को हजारों लोगों की भीड़ ने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों पर हमला कर दिया। जिस वेस्ट बंगाल पुलिस ने निबन्ना आंदोलन में आंदोलनकारियों पर बेदर्दी से लाठियां बरसाई, वही पुलिस इस हमले के बाद छुपती फिर रही थी।
रही सही कसर पूरी की कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने। इन्होंने जांच में इतने लैप्सेस होने के बाद भी कोलकाता पुलिस का बचाव किया और सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए, जिससे जनता में आक्रोश की भावना पैदा हुई। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? विनीत गोयल की इंटीग्रिटी पे सबसे बड़ा सवाल उठाया पीड़िता के वकील ने, जिन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में कहा कि 10 साल बाद ये अदालत आरजी कर मामले में भी सभी आरोपियों को बरी कर देगी, जैसा कि कामधुनी रेप केस में हुआ था। Kamduni murder took place. It is due to his blotching up of the entire case that today Kamduni has failed. I was a defense counsel. I defended them. But today when I appear for the victim, this person has now been rewarded by being made a CP. This person should be put on compulsory waiting. कोलकाता से 20 किलोमीटर दूर कामधुनी में एक 20 वर्षीय कॉलेज लड़की का पहले अपहरण हुआ, फिर दुष्कर्म हुआ और फिर हत्या। ट्रायल कोर्ट ने 2 दुष्कर्मियों को मौत की सजा दी, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने पलट दिया और यहाँ तक टिप्पणी की कि ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा देने में गलती की, क्योंकि राज्य साजिश को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इस घटना के लगभग 3 हफ्ते बाद मीडिया ढूंढकर निकालती है डॉक्टर प्रमाणिक को। पूरा नाम डॉक्टर तपस प्रमाणिक, जो उस रात आरजे कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर थे जिस रात उस अभागी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। उन्होंने कई एसओपीज के पालन ना होने की बात कही और सनसनी फैला दी। डॉक्टर प्रामाणिक के अनुसार युवा डॉक्टर की मौत की घोषणा में 3 घंटे की देरी प्रशासन, पुलिस और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की साझा जिम्मेदारी के कारण हुई। इन सब में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। पीड़िता के शव को तीसरी मंजिल से इमरजेंसी विभाग में लाकर मौत की घोषणा नहीं की गई, जो कि मानक प्रक्रिया के खिलाफ है। डॉक्टर प्रामाणिक के मुताबिक क्राइम सीन एक मच्छी बाजार लग रहा था, जहां कोई भी आ जा रहा था। कुछ दिन पहले क्राउडेड क्राइम सीन का एक वीडियो रिलीज होने के बाद पुलिस ने सफाई दी थी कि उन्होंने जहां पर लाश मिली थी उसके आसपास के 40 फीट के एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। इस पर डॉक्टर प्रामाणिक ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने 51 फीट के सेमिनार हॉल में सिर्फ 40 फीट का इलाका सील किया, जिससे जांच की संपूर्णता पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबूत सिर्फ उतने ही एरिया में हो, जबकि पूरा फ्लोर या यूं कह लें पूरा अस्पताल ही क्राइम सीन था। डॉक्टर प्रामाणिक ने आंतरिक जांच समिति की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार समिति के प्रिंसिपल के करीबी 2 इंटर्न शामिल थे, जिनमें से एक पर पहले से ही अनुशासनात्मक मामला लंबित था। उन्होंने गैंग रेप की थ्योरी को फिर से हवा देते हुए दावा कर डाला कि संजय राय ये काम अकेला नहीं कर सकता, वह जरूर किसी को बचा रहा है। उन्होंने 3 और महत्वपूर्ण सवाल उठाए, जिस पर ना कोलकाता पुलिस ने ध्यान दिया और ना ही मीडिया ने। पहला, हटाए गए प्रिंसिपल संदीप घोष के वकील और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर अपराध स्थल पर क्यों मौजूद थे। दूसरा, क्या टीएमसी छात्र विंग का सदस्य अविक डे अपराध स्थल पर मौजूद था। तीसरा, पोस्टमार्टम उसी कॉलेज में क्यों किया गया जहां अपराध हुआ था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस केस में ट्विस्ट आ रहे हैं, ऐसे ट्विस्ट जो हमने आपने कभी सोचे भी नहीं थे। अभी तक सिर्फ अस्पताल की 4थी मंजिल को ही घटनास्थल माना जा रहा था, जहां पे उस ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। पर अब जांच के घेरे में 4थी मंजिल के ही 3 और कमरे आ रहे हैं, जहां पे 10 लोगों के फुटप्रिंट्स मिले हैं, जिसमें पीड़िता के फुटप्रिंट्स भी शामिल हैं। तो क्या ये दुष्कर्म कहीं और हुआ है और बाद में शव को उस कमरे में लाया गया था? क्या मेडिकल कॉलेज में चल रहे किसी रैकेट की भनक उस ट्रेनी डॉक्टर को पड़ गई थी, जिसे वो एक्सपोज करना चाहती थी और उसे चुप कराने के लिए उसकी नृशंसता से हत्या कर दी गई? इन चुपते सवालों के जवाब देने के बजाय ममता ने चुना प्रदर्शन। जी हाँ, वो खुद सड़कों पर उतर आई। मानो इतना काफी नहीं था, ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर गई आंदोलन करने। वह पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर दबाव बनाना चाहती थी। हैरान मत होइए, ये तीनों ममता बनर्जी खुद ही हैं। ये दीदी की अपने घटते जन समर्थन को दोबारा हासिल करने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी, जो उल्टी पड़ गई। जनता ठगी सी रह गई अपने चुने हुए नेता को सड़कों पर इस तरह का भोंडा प्रदर्शन करते। जब प्रदर्शन व्यापक होने लगे तो ममता बनर्जी तिलमिला गई। इस तिलमिलाहट में उन्होंने प्रोटेस्टर्स को व्हील्ड थ्रेट्स तक दे डाले और आंदोलन खत्म कर ड्यूटी रिज्यूम करने को कहा, पर डॉक्टर्स नहीं माने। जब सोशल मीडिया पे सवाल उठने लगे तो वेस्ट बंगाल सरकार ने 270 सोशल मीडिया यूजर्स को नोटिस दे डाले और लीगल एक्शन की धमकी भी। यहां तक कि एक लड़की को गिरफ्तार भी किया गया। जो पुलिस एक जघन्य अपराध को सीधा सीधा सुसाइड बता दे, उस पुलिस को मॉरल राइट कहां से मिला
कि वो सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां फैलाने वाले यूजर्स को नोटिस भेजे। दिस इज हिपोक्रेसी, प्लेन एंड सिंपल। ममता की आदत रही है रेप जैसी घटनाओं को ट्रिविलाइज करने की। उनका मोडस ऑपरेंडी रहा है कि पहले इन घटनाओं को नकार दो, फिर विक्टिम ब्लेमिंग करो और बाद में यू टर्न ले लो। वो तो प्रोटेस्टर्स और जर्नलिस्ट पर भी फोर्स यूज करने से बाज नहीं आती। और तो और वो रेप जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर इनसेंसिटिव बयान देने के लिए भी मशहूर है। 2012 में नई नई सीएम बनी ममता को एक लड़की ने स्टूडियो इंटरव्यू में महिला सुरक्षा पर सवाल कर दिया, जिस पर वो भड़क गई और उस लड़की को सीपीआईएम का कैडर तक बता दिया। Tell you are a CPM cadre. You are SFI cadre. The university. 2013 के कामधुनी रेप केस में भी ममता बनर्जी ने प्रोटेस्टर्स को सीपीआईएम कैडर कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की। अप्रैल 2022 में तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। हंस खाली में 14 साल की लड़की के साथ हुए जघन्य रेप और मर्डर के बाद ममता ने पीड़ित पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या ये प्यार का मामला था या अनचाहे गर्भधारण का। কিন্তু ছেলেটির সাথে মেয়েটির নাকি লাভ অ্যাফেয়ার ছিল আমি শুনেছি। ममता बनर्जी ने तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को 11 साल जेल में रखा सिर्फ एक कार्टून फॉरवर्ड करने के इल्जाम में। जी हाँ, इस कार्टून में ममता का मजाक बनाया गया था और प्रोफेसर महापात्रा ने तो ये कार्टून बनाया भी नहीं था, सिर्फ शेयर किया था। 2024 शुरू होते ही संदेश खली का मामला सामने आया, जहां पे औरतों ने शेख शाहजहां नामक एक लोकल एमएलए के अगेंस्ट यौन उत्पीड़न, भूमि कब्जा और हिंसा जैसे गंभीर आरोप लगाए। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगा कि वो अपराधियों को बचा रही हैं और पीड़ितों की शिकायतों को नजरअंदाज कर रही हैं। ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए इसे बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। ममता बनर्जी को अपना घटता जन समर्थन वापस पाने के लिए कुछ नया करना था, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना था और उन्होंने वो किया। वो लेकर आई अपराजिता चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन बिल, जिसे एंटी रेप लॉ भी कहा जा सकता है। सोशल मीडिया पर बंगाल शोज द वे के नाम से हैशटैग को ट्रेंड किया गया और दिखाने की कोशिश की गई कि ममता बनर्जी औरतों की सबसे बड़ी हितैषी है। पर क्या ये एंटी रेप कानून इस कल्चरल और पॉलिटिकल क्राइसिस का जवाब है? मुझे नहीं लगता। इसमें कुछ नया नहीं है सिवाय दो मेन चीजों के। एक, ऐसे केसेस में जस्टिस डिलीवरी को सुपरफास्ट बनाया गया, 1 महीने में केस रजिस्टर हो, जांच हो और उसे सजा भी मिल जाए। दूसरा, किसी भी यौन अपराधी को पेरोल पे बाहर ना छोड़ा जाए। जी हाँ, जैसे हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड यानी गुरमीत सिंह राम रहीम के साथ हो रहा है। वो जेल में रहने के बजाय जेल से बाहर ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक वोट बैंक है और बीजेपी इस वोट बैंक को भुनाना चाहती है। आपको पता होना चाहिए कि रेप जैसी जघन्य घटनाओं के लिए पहले से ही सख्त कानून बने हैं। 2012 के निर्भया कांड के बाद 2013 में अधिनियम लाया गया, जिसमें बलात्कार की परिभाषा को ब्रॉडन किया गया, एक्सटेंड किया गया। इसमें कठोर दंड शामिल किए गए, जिसमें पीड़िता की मृत्यु या उसे शारीरिक रूप से अक्षम छोड़ने के मामले में मृत्यु दंड भी शामिल है। और तो और इस संशोधन ने पीछा करना, एसिड अटैक और यौन उत्पीड़न जैसे कृत्यों का भी अपराधीकरण किया और कठोर दंड निर्धारित किए। कठोर मामले के बाद 2018 में एक और अधिनियम लाया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया और बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी। ममता के इस रेप लॉ में सख्त सजा और त्वरित न्याय का प्रावधान है, पर इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ये कैसे सुनिश्चित होगा कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और न्यायपालिका सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके 1 महीने के अंदर अंदर जस्टिस डिलीवर कर दे? ऐसे में फैसले जल्दबाजी में होंगे और वो कितने सही या कितने गलत होंगे आप खुद समझ सकते हैं। अब निर्भया कांड के दोषियों को ही लीजिए। भले केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई हो, पर उन्हें सजा दिलाते दिलाते 1 दशक लग गया। कड़े कानून बनाना एक बात है और उन्हें सख्ती से इम्प्लीमेंट करना दूसरी। ये बात ममता बनर्जी को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। ममता के वेस्ट बंगाल में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को 1446 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है 2024 में। वही माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट को 5530.65 करोड़ अलॉट हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि 10 करोड़ के सूबे को न्याय दिलाने के लिए ममता सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। वेस्ट बंगाल को कम से कम 200 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चाहिए अपने बच्चियों और अपनी औरतों को न्याय दिलाने के लिए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अलॉट किए थे, जिसमें से 20
पॉक्सो कोर्ट्स भी थे, लेकिन 2023 तक इनमें से कोई भी संचालन में नहीं था। अगर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की बात माने तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इन कोर्ट्स को चालू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जबकि राज्य में लगभग 48,000 बलात्कार और पॉक्सो के मामले लंबित हैं। इससे साबित होता है कि ये एक्ट ममता बनर्जी अपनी कमियों पर पर्दा डालने, नैरेटिव को भड़काने और आंदोलन को खत्म करने के लिए कर रही हैं। इट्स नथिंग मोर देन एन आई वॉश। एक जमाने में कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत 50 साल बाद सोचता है। जी हाँ, बंगाल हमारा थॉट लीडर था और दुनिया का रिचेस्ट रीजन, पर आज ये बदहाल रियासत से ज्यादा कुछ नहीं है। इस बदहाली के सारे कारणों की विवेचना करेंगे हम अगले वीडियो में, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदहाली में ममता बनर्जी का कितना रोल रहा है। अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।